हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा पा रहे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ पा रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष 1947। तो इस अधिनियम के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी विशेषताएं थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास जो चल रही थी इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी में हम आपको देंगे अच्छी क्वालिटी। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो भी हमारी विशेषताएं, जो भी हमारे पिछले जो संविधान का ऐतिहासिक विकास है, उस विकास के बारे में हम लोग धीरे धीरे उसकी यात्रा को कहीं न कहीं लगभग पूरा कर चुके थे। संविधान सभा का हमने गठन करवा दिया था, उसमें मेंबर्स की संख्या मैंने आपको बता दी थी, कौन कौन मेंबर थे और कौन कौन सी उसमें समितियां थी। उन समितियों के बारे में हम लोगों ने कहाँ तक अध्ययन कर लिया था। तो आज जो हमारी क्लास है पूरी तरह से वर्ष 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम पर बेस है। उस स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में जानेंगे और हमारा देश जो है स्वतंत्र हो चुका था 15 अगस्त 1947 को। तो उसके बाद में हमारा संविधान जैसे ही मतलब लागू होता रहता है। अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ में कि पहली बात तो ये कि हमारे इंडियन पॉलिटी की क्लास कहाँ तक पहुंची है। पूरा विस्तार से आपको हम थोड़ा सा रिवीजन करवा दें, उसके बाद में एक दो बातें सुना करके आप लोगों को लेकर चलते हैं क्लास में। पहली बात तो हमने सिलेबस का अध्ययन किया। सिलेबस का अध्ययन करने के बाद में धीरे धीरे मैंने राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट बताया। राष्ट्र राज्य के कॉन्सेप्ट के बाद में संविधान का ऐतिहासिक विकास से पहले मैंने आपको बताया था कि संविधान में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, क्या चीजें जरूरी हैं, ये बातें। उससे पहले मैंने आपको बताया था कंपनी की शुरुआत होती, कंपनियों की शुरुआत आती है, यूरोप से कंपनियां भारत में आती हैं। यूरोप से कंपनियां भारत में आती हुई भारत में व्यापार करती हैं। उन व्यापार के बारे में एक दो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए थे। उसके बाद में बंगाल के नवाबों के बारे में मैंने बताया आपको। बंगाल के नवाबों के बारे में जानकारी लेने के बाद में हम लोग कहीं न कहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में जैसे ही आपका 1756 1757 का जो युद्ध होता है, जिसमें से राजूद्दौला हार जाता है युद्ध में, उसके बाद में आपका मीर जाफर नवाब बना। नवाब बनने के बाद में 1760 में उसको हटा दिया जाता है। 1760 में उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। उसके बाद में क्या होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में भारत के 3 बड़ी सेनाओं को अंग्रेजों ने मात दी। 3 बड़ी सेनाओं को मात देने के साथ में अंग्रेजों ने क्या किया, उसके बाद में भारत में इलाहाबाद की 2 संधियां होती है। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होती है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में। पहली संधि जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में होती है। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोगों ने 1765 से लेकर के 1772 का जो टाइम पीरियड हुआ करता था, उसको हमने किस रूप में जाना था, वो आपको भारत के धन की लूट के हिसाब से जाना जाता है। उसके बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1781 का अधिनियम आता है, 1784 का आता है, 1786 का आता है, 1792 का अधिनियम आता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कहीं न कहीं 1813 का अधिनियम और 1813 के बाद में 1833 का अधिनियम। उसकी विशेषताओं को जानते हैं। 1833 के बाद में हम लोग देखते हैं 1853 के बाद में हम लोग देखते हैं कि 1858 का अधिनियम आता है, 1861 का अधिनियम आता है। इसी क्रम में हम लोग 1872 का अधिनियम के बारे में जानते हैं। 76 के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और 1892 और 1909 का अधिनियम आता है। 9 के बाद में हम लोग आते हैं कहीं 1919 के अधिनियम पर। 1919 के बाद में हम लोगों ने देखा था 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बाद में हमने देखा था आपका विशेषताओं को, जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा कुछ विशेषताओं को मैंने आपको बताया था। इलेक्शनों को देखते हैं, साइमन कमीशन को हमने देखा था इसी बीच में। उसके बाद में हम लोग 1935 का अधिनियम देखते हैं, आरबीआई की स्थापना देखते हैं, संघीय न्यायालय की स्थापना देखते हैं। उसी के बाद में हमारे पास व्यक्तिगत सत्याग्रह आता है, उसे मतलब करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। असहयोग आंदोलन के साथ साथ में हमने कैबिनेट मिशन को देखा। कैबिनेट मिशन के थोड़ा सा पहले बेबल योजना आती है। बेबल योजना को कहीं ना कहीं फेल कर दिया जाता है। कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की जो संविधान की सभा होती है उसको गठित करने का कार्य किया जाता है। उसके बाद में हमारी संविधान सभा गठित होती है। संविधान सभा के द्वारा चुनाव होते हैं। चुनाव के द्वारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ तक की यात्रा जो है 24 जनवरी
1950 तक के हम लोग पहुंचे थे। राष्ट्रगान को लागू किया जाता है, राष्ट्रगीत को लागू किया जाता है 24 जनवरी 1950 को, और आपके राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं। यहाँ तक की यात्रा जो है हमारी पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय गीत को यहीं पर स्वीकार किया जाता है, वंदे मातरम, और उसके साथ में जनगण मन जो हमारा मतलब राष्ट्रगान है उसको भी हम लोग यहीं तक स्वीकार करते हैं 24 जनवरी 1950 तक। आज तक की पॉलिटी की क्लास यहाँ तक हमारी हुई है। आप लोगों को समझ में आया है? जो लोग पीछे से क्लास करते हुए आ रहे हैं उनको यहाँ तक की यात्रा को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। पॉलिटी आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए क्रम में जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल और केवल इसमें विशेषताओं को कुछ याद करना है। तो हमें क्या करना है, हमें आज देखना है 1700 जो हमारा 1947 का अधिनियम था हमारे पास, उसको हमें देखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आज जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देखते हैं वर्ष 1947 का। तो हम आप लोगों को दो लाइनों के साथ में आपको शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो वो दो लाइनें कौन सी हैं, महत्वपूर्ण है क्या, आपके लिए हैं और हमारे लिए भी हैं। जो भी व्यक्ति अपना लक्ष्य बनाता है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। तो हम उन लाइनों को बोलने जा रहे हैं, आप लोग सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। मतलब तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इस सफर को जारी रखना है, आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपको आगे निकलना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ में हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आपका वर्ष 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। हमने बात कर ली थी 24 जनवरी 1950 तक हमने बात कर ली थी। उसके बाद में आज हम बात करने वाले 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ पर क्या हुआ था। बात करता हूं मैं 26 जनवरी 1950 को। कब की? 26 जनवरी 1950 को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी हमारी आने वाली है। ठीक है, तो इसी 26 जनवरी के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। तो गणतंत्र दिवस, भारत का संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से भारत में लागू हो रहा है। तो जब भारत संविधान, हमारा भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को, तो उसके साथ साथ में हमारे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, कुछ उसका टाइम पीरियड था, वो पूछा जाता है छोटे मोटे एग्जाम में। तो संविधान बनाने में हमारा कुछ टाइम लगा था, उसको हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। संविधान बनाने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना? 18 दिन। ध्यान रखिएगा, इतने दिन में हमारा संविधान जो है पूरी रूप से पूर्णता मतलब बन गया था। कितने दिनों में? 2 साल 11 महीना और 18 दिन में, इतने दिनों में हमारा संविधान जो है बनकर के तैयार हो गया था। अच्छा, अब एक बात और आपको हम यहीं पर बतला देते हैं, संविधान को बनाने में कुछ पैसा तो खर्च हुआ होगा ना। तत्कालीन समय में बहुत पैसा खर्च हुआ था। कितना? 64 लाख रुपया। कितना? 64 लाख रुपया। संविधान को, जो हमारा भारतीय संविधान है उसको बनाने में कितना पैसा खत्म हुआ था। तो संविधान को बनाने में
जितना भी पैसा खत्म हुआ था उस पैसे को हम देखते हैं तो 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए, इतना इतना पैसा हमारे यहाँ पर खत्म हो चुका था तत्कालीन समय में संविधान को बनाने में। एक्चुअली बात ये थी, हमारा जो संविधान है ना, विभिन्न देशों का कंपाइलेशन है, मतलब 20,000 पेजों में से 500 पेज निकाले गए हैं। ऐसा मान लीजिए कि मोटी सी इतनी सी गट्ठर ला करके पूरे दुनिया का संविधानों को ला करके उसकी अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके हमारे संविधान में रखा गया है कि हमारे संविधान में परिस्थितियां, अनुकूलन और उन चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी के मतलब किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं उससे छीन न जाए। इसलिए हमारे संविधान में बहुत सी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था, इनको लागू किया था। अब हम बात कर रहे हैं कि मूल संविधान जो हमारा था ना, मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है, उस संविधान में क्या कुछ हमारे पास था। तो इस संविधान में हमारे कुछ अनुच्छेद थे, पता है ना, कुछ अनुच्छेद थे। हमारे यहाँ पर कुछ समितियां हुआ करती थी, ठीक है, सॉरी समिति नहीं, माफ कीजिए, अनुसूचियां। समितियां तो हम पहले आपको बता चुके हैं। तो ये यहाँ पर अनुसूचियां थी हमारे यहाँ पर। कुछ हमारे यहाँ पर क्या थे, भाग थे हमारे संविधान के, और यहाँ पर भाग अब भी हैं आपके, ठीक है। तो अनुच्छेद आपके जो थे 395, 395 अनुच्छेद आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे मुख्य रूप से, लेकिन इसमें संशोधन कर करके, संशोधनों को जोड़ जोड़ करके, आर्टिकल्स को जोड़ जोड़ करके हमारे संविधान में 475, 470, 75 के आसपास जो आर्टिकल हैं वो आपके हो गए हैं। अब मान लीजिए 470 प्लस हैं, ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा। अनुसूचियों की संख्या तत्कालीन समय में हमारे यहाँ पर कितनी, 8 हुआ करती थी, लेकिन अब जो है 12 अनुसूचियां हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो आपको बनाया था, वो आप देख सकते हैं। तो पहले कितनी सी अनुसूचियां, 8, और 8 से बढ़कर के कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई, ठीक है। संविधान में जो भाग हैं वो 22 ही हैं। उन भागों को कहीं न कहीं का और खा करके अलग अलग करके जोड़ दिया जाता है, लेकिन संविधान में मुख्य रूप से 22 भाग थे, 22 उनको का खा करके 20-25 के आसपास हो जाते हैं, लेकिन इनको आपको याद रखना है, मतलब भाग कितने हैं, 22 हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखो ये चीज आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है भारत में लागू होता है, संपूर्ण देश में संविधान लागू हो गया, और संविधान को बनाने में टाइम लग रहा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8 से 12 हो गई हैं अब, और भाग 22 हैं आपके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आपके साथ में कि संविधान के कुल सत्र हुआ करते थे, कि मतलब जिसमें सत्र आप अभी आप देखते हैं कि बीएमडब्ल्यू सत्र होते हैं, कितने, बीएमडब्ल्यू, बजट सत्र होता है आपका, मानसून सत्र होता है, और विंटर सेशन होता है। विंटर मतलब जो सर्दी में, वर्तमान में जो विंटर सेशन चल रहा था अभी, तो वो वाला सत्र, 3 सत्र होते हैं। ऐसे ही तत्कालीन समय में हमारे जो संविधान हुआ था उसमें कितने सत्र हुए थे, तो संविधान में कुल कितने, संविधान में कुल कितने सत्र थे, उनकी सत्रों की संख्या थी यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में 12 है, 12। तो 12 सत्र हुए थे। 12 सत्रों में आगे चल करके हमारा जो संविधान हुआ करता था, संविधान 12 सत्रों में बनकर के तैयार होता है। 12 सत्रों में जब संविधान बनकर के तैयार हुआ तो इसमें जो हमारा संविधान सभा थी, संविधान निर्मात्री सभा में हमारे यहाँ पर संविधान सभा में सदस्य सबसे ज्यादा या सर्वाधिक सदस्य,
सबसे ज्यादा जो सदस्य हुआ करते थे, तत्कालीन समय का हमारा संयुक्त प्रांत नाम हुआ करता था, और इस संयुक्त प्रांत को हम नाम देते हैं उत्तर प्रदेश। मुख्य रूप से संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा आपके सदस्य हुआ करते थे। और उसके बाद में जब हम देखते हैं कि तो संयुक्त प्रांत के बाद में जब सेकंड स्थान पर मद्रास से सदस्य हुआ करते थे, मद्रास के बाद में तीसरे नंबर पर हमारा जो वर्तमान में खूब ज्यादा प्रोटेस्ट अभी आप देख पा रहे होंगे बिहार, तो बिहार से तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सदस्य हुआ करते थे तत्कालीन समय में संविधान सभा में, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बहुत से सदस्य, जेपी लोग, बहुत सारे लोग सदस्य थे यहाँ पर संविधान की सभा में। तो हमने इसको जान लिया ना। और कुछ रियासतें हुआ करती थी, रियासतों में सबसे ज्यादा जो सदस्य हुआ करते थे रियासतों में, रियासतों से भी कुछ सदस्य तो आए थे। इन सदस्य मतलब रियासतों में सबसे ज्यादा सदस्य थे। आपके आपने नाम सुना होगा टीपू सुल्तान और हैदर अली का। तो उनकी जो रियासत हुआ करती थी, उनकी रियासत हुआ करती थी मैसूर, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर थे त्रावणकोर से। ये फिलहाल क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, मैंने तो नहीं देखा, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मुझे बताएंगे। तो रियासतों में यहां से सदस्य हुआ करते थे, सर्वाधिक सदस्य कहां से, सबसे ज्यादा मैसूर से, और उसके बाद में आपके त्रावणकोर से। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आपकी कि 26 जनवरी 1950 की बात हो गई, हमारे यहाँ पर संविधान जो है अब लागू हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान हुआ करता था, इसमें सदस्यों की संख्या मैंने बता दी, उत्तर प्रदेश, फिर मद्रास, फिर बिहार से सबसे ज्यादा हुआ करते थे, जो कि अंग्रेजी प्रांत हुआ करते थे। रियासतों में मैसूर रियासत हुआ करती थी, त्रावणकोर इन दक्षिण भारत की रियासतें हुआ करती थी। इनमें जो है आपकी कहीं ना कहीं सदस्यों की संख्या सर्वाधिक हुआ करती थी। अब हम बात कर रहे थे आप लोगों के साथ में कि अंग्रेजों ने 20 फरवरी 1947 को क्या बताया था कि हम कहीं ना कहीं भारत को जल्द ही आजाद कर देंगे, घोषणा कर दी थी। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, 3 जून 1947 का जो प्लान था हमारे यहाँ पर, उसको कैसे लागू किया गया, उसमें कौन सी बातें थी कि भारत को इतनी जल्दी मतलब 15 अगस्त को ही स्वतंत्र करने का निर्णय जो है अंग्रेजों के मन में आ गया। उसका कारण ये था कि देखिए बात ये थी कि भारत में दंगे बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहे थे। जब दंगे बहुत बड़े स्तर पर आगे चल करके मतलब और ज्यादा होने लगे, उनकी संख्या में कहीं कहीं वृद्धि होने लगी, तो इन दंगों के द्वारा कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर देश में भीषण रूप से मारकाट स्टार्ट हो गई। लोग एक दूसरे को मतलब जातिगत भेदभाव के द्वारा, धर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट करके कत्लेआम मचाने लगे। तो इन सब कत्लों को देखकर अंग्रेज लोग डर गए थे कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये चीजें ना आ जाएं, हावी हो जाएं। इसीलिए अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं भारत को स्वतंत्र करने का जो निर्णय है वो जल्द कर दिया, मतलब टाइम पीरियड को उसको घटा दिया। कहा कि मतलब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं 3 जून को, इस जो 3 जून का प्लान हमारे यहाँ पर हुआ था उसको हम माउंटबेटन का प्लान कहते हैं। तो इस 3 जून का जो प्लान हुआ करता था, इस 3 जून के प्लान को हम लोग देख ले पहले, फिर उसके बाद में देखते हैं। अब बात क्या थी, इसी के अंतर्गत कुछ स्वतंत्रता जो 1947 का अधिनियम है, इसी के अंतर्गत लाया जा रहा है। मतलब वर्ष 1900 मतलब 47 में 3 जून 1947 को हो रहा है, इसको माउंटबेटन का प्लान भी कहते हैं। ये पहले आ रहा है हमारी स्वतंत्रता से पहले, माउंटबेटन का प्लान। अब देखते हैं माउंटबेटन ने क्या किया, एक प्लान बनाया। उस प्लान के अंतर्गत भारत में विभाजन की रणनीति को पेश किया
और उस रणनीति को लागू किया जाएगा 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाएंगे। म्यांमार को वर्ष 1937 में 1935 के अधिनियम के द्वारा मैंने बता दिया था कि वो लागू हो गया था और वो अलग हो गया था। बहादुर शाह जफर तत्कालीन समय में जो आपका अंतिम मुगल शासक था, वो रंगून जो कि म्यांमार में हुआ करता था, वही मतलब भेज दिया था अंग्रेजों ने। हम बात कर रहे थे कि 3 जून का प्लान क्या था, माउंटबेटन का प्लान क्या था, वर्ष 1947 में ही। हमारे ये स्वतंत्रता अधिनियम से कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर एक कहते हैं कि एक तरह की रणनीति आई थी, एक प्लान आया था। तो इसमें होता क्या है, 3 जून के प्लान में किया क्या गया, 14 जून 1947 को एक बैठक होती है। 14 जून 1947 को एक बैठक होती है समिति की, संविधान की जो सभा में लोग थे उनकी एक बैठक होती है। आपको दिख रहा है ना सही से? हाँ ठीक है। तो जो 14 जून 1947 हमारी 14 जून 1947 को हमारी अखिल भारतीय जो काउंसिल हुआ करती थी उसकी एक मीटिंग हो जाती है। और अखिल भारतीय काउंसिल की मीटिंग होती है। काउंसिल की बैठक होती है दोस्त। जब अखिल भारतीय काउंसिल की बैठक हो गई तो इस बैठक में होता क्या है, इस बैठक में संविधान का जो भारत का जो विभाजन था उस पर सहमति बनानी थी। कांग्रेस के लोग नेता इधर उधर भाग रहे थे, सहमति बन नहीं पा रही थी, देश में घनघोर हत्याएं लगातार बढ़ती हुई जा रही थी और मुस्लिम लीग अडिग थी कि पाकिस्तान की मांग हमें करनी है तो पाकिस्तान हमें चाहिए तो चाहिए, चाहे ये मतलब उनको ये निर्दयता से मतलब नहीं था। कुछ नरम दल के लोग थे, जैसा कि गांधी जी जैसे लोग थे, उन लोगों ने कहा कि इन चीज़ों को कम करो। जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ लोगों ने अपने अपने हथियार डाल दिए। इतना ज़्यादा मतलब प्रभाव बहुत ज़्यादा था उनका भी, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं इन हत्याओं को रोक ना पाने के कारण जो हमारा जो स्वतंत्रता अधिनियम था वर्ष 1947 का 15 अगस्त को जो है उसका प्लान बन गया। जो उत्तर प्रदेश है वर्तमान, इस उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, पंतनगर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है एग्रीकल्चर की, वो पहली यूनिवर्सिटी वर्ष 1960 में खोली जाती है। हम बात कर रहे थे गोविंद वल्लभ पंत की, तो इन्हीं के नाम पर वो यूनिवर्सिटी है। हम बात कर रहे हैं इन पर। तो इन्होंने क्या किया, पहली बार जो अखिल भारतीय काउंसिल की बैठक हो रही है उसमें भाग लेते हुए इन्होंने क्या किया, जो आपका 3 जून का प्रस्ताव था, इस 3 जून के प्रस्ताव में क्या किया, इसमें था क्या, इस प्रस्ताव में भारत पाकिस्तान का विभाजन था। गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया, पहली बार इन्होंने इसको पारित कर दिया, अपनी तरफ से प्रस्ताव को पारित कर दिया। ये प्रस्ताव जो था आपका, इस प्रस्ताव को क्या कर दिया इन्होंने, पारित कर दिया कहीं न कहीं। और इसको पारित करने के बाद में आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है मेरे से। तो हुआ क्या, मतलब वर्ष 1937 में जब चुनाव हुए थे तो वहां पर तब तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के बने थे गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत ने पहली बार जो आपका भारत पाक की जो विभाजन योजना थी उस पर हस्ताक्षर कर दिया और उसको पास कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया। उसके बाद में आपके एक लोग और मेंबर हुआ करते थे, उनका नाम आपने सुना होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इस समस्या को देखते हुए इसको प्रस्ताव को पारित करवा दिया, अपनी तरफ से प्रस्ताव को
क्योंकि तत्कालीन समय में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करता था उसके अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, तो 1945 में, शायद जहां तक मुझे याद है 1945 में, तो प्रस्ताव को इन्होंने भी क्या कर दिया, पारित कर दिया, इन्होंने भी पारित कर दिया। अब क्या होता है, उसके बाद में आपका जैसे ये प्रस्ताव पारित हुआ और इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद में वर्ष 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था भारत का, उसको लाया जाता है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं 3 जून के प्लान पर इनको भरोसा हो जाता है, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है भारतीय लोगों के द्वारा। फिर क्या होता है, इन्होंने भी इसको पारित कर दिया। इन्होंने पारित करने के बाद में हुआ क्या, 2 जगह पर लगभग, जहां पर मतलब पहले लीग की सरकार हुआ करती थी, पंजाब और आपका कहां पर, बंगाल में, 2 जगहों पर जनमत संग्रह करवाया गया। ये 2 रियासतें कहीं न कहीं शामिल नहीं हो रही थी। तो कहां कहां पर, पंजाब और आपका बंगाल में जनमत संग्रह करवाया गया। क्या, जनमत संग्रह करवाया जाता है। पंजाब और बंगाल में जनमत संग्रह करवाया गया। बंगाल और पंजाब में दोनों जगहों पर यहाँ पर कहा गया, इन रियासतों से कहा गया कि अगर आपको भारत में जाना है तो भारत में जाइए, पाकिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान में जाइए, नहीं तो अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो स्वतंत्र रहिए। 3 बातें अंग्रेजों ने कह दी थी वर्ष 1947 के अधिनियम में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 3 जून का प्लान जो हो गया, उसके बाद में जब इसको प्रस्ताव मिल गया, पारित हो गया, इस प्रस्ताव को मिलने के बाद में भारत का 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लागू किया जाएगा, लाया जाएगा, और उस पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ लोगों को दिया जाएगा। उनके द्वारा पारित करने के बाद भारत की जो विभाजन को करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1947 का जो अधिनियम था उसमें कौन कौन सी बातें जो है आपको लागू कराई गई थी। पहली बात तो कही गई थी रियासतों के हिसाब से। रियासतों ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे, तो अंग्रेजों ने कहा रियासतों के बारे में, क्या कहा अंग्रेजों ने, रियासतें क्या करेंगी, पहली बात तो भारत में शामिल हो जाएं। रियासतों को एक मौका दिया गया कि आप भारत में शामिल हो जाइए। इन्होंने कहा अगर ये ना करें तो दूसरा ऑप्शन है कोई, तो इन्होंने कहा आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। इन्होंने कहा अगर ये भी ऑप्शन हम ना चाहें तो, इन्होंने कहा कि अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। ये तो सभी को मजे की बात हो गई, स्वतंत्र रहें। भाई हर एक नवाब, हर एक राजा, यही रियासत का जो मालिक है वो यही तो चाहेगा कि हम कहीं ना कहीं स्वतंत्र रहें। कौन चाहेगा कि हम किसी की आज्ञा का पालन करें। तो भैया सभी लोग रियासत वाले चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे। इसके अंतर्गत आपका जम्मू और कश्मीर वाला भाग था। आपका जो गुजरात की जो रियासत हुआ करती थी, गुजरात का जो नवाब हुआ करता था वो नहीं मान रहा था। सिक्किम पहली बात तो नहीं मान रहा था, फिर बाद में मान जाता है। फिर उसके बाद में इसी के साथ साथ में जो आपका हैदराबाद का नवाब था, हैदराबाद का भी नवाब नहीं मान रहा था। तो इन सभी जो रियासतें हुआ करती थी, इन रियासतों को मिलाने में कहीं न कहीं आपके जो लौह पुरुष हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये रियासतें हुआ करती थी। तो इन नवाबों ने कहीं न कहीं कहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, और गुजरात का नवाब तो कह रहा था हम पाकिस्तान में जाकर के मिल जाएंगे। ये भी कह रहा था कि हम, हैदराबाद वाला भी सोच रहा था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, नहीं तो स्वतंत्र रहेंगे। ये साले ये नहीं जानते थे कि, माफ कीजिए, कि ये नहीं जानते थे कि भारत से निकल करके तुम उसमें उसके भीतर रह करके, अभी एक बात बताइए, आपने एक बड़ा सा घर ले लिया, उस बड़े से घर में एक छोटा सा घर और बन जाए तो कहीं ना कहीं विवाद तो होगा ही ना। तो विवाद की जड़ ये लोग फिर से मतलब कर रहे थे। तो इसीलिए क्या किया, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेना का वो सैनिकों के द्वारा
वो जनमत संग्रह करवाया जाता है जनता के द्वारा। तो जनता यहाँ पर जो नवाब था वो मुस्लिम था और जनता यहाँ पर हिंदू थे, तो यहाँ पर जनता के द्वारा ही मतलब इसको वो कर दिया गया। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सैन्य शासन का प्रयोग किया गया कुछ जगहों पर, हैदराबाद में भी और वहाँ पर भी। और जम्मू कश्मीर में जब अंग्रेजों ने वो किया था तो कहीं ना कहीं आपके ये जो हरि सिंह हुआ करते थे, वहाँ की राजा जो हुआ करते थे हरि सिंह, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया था, साइन कर दिया था। पाकिस्तान वालों ने आक्रमण कर दिया था ना हरि सिंह के ऊपर, तो पाकिस्तान जब आक्रमण कर देगा हरि सिंह के ऊपर तो हरि सिंह भागते हैं और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी को मतलब लेटर लिखेंगे कि आप हमें बचा लीजिए। तो ये कहते हैं कि बेटा पहले साइन करो। तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो झंडा है तिरंगा है वो हमारा अलग रहेगा, संविधान अलग रहेगा, लेकिन हम रहेंगे आपके ही पक्ष में और आपके ही अंतर्गत रहेंगे। फिर भी जो पाकिस्तान वाला ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, उसमें जो वहां तक की पहुंच जाते हैं पाकिस्तान के लोग, वहां तक आज भी हम लोग कहीं ना कहीं वो अपनी जो सत्ता है वो नहीं चला पाते हैं, क्योंकि तत्कालीन समय में जम्मू कश्मीर जो हरि सिंह राजा हुआ करते थे ना तो भारत के थे ना तो पाकिस्तान के थे, इसलिए स्वतंत्र वो रहे थे, इसीलिए उसने वो कब्जा कर लिया था, इसीलिए वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। और अक्साई चीन का जो इलाका है वो 1962 के आसपास में जो चीन ने कहा था ये मेरा हिस्सा है, तो तत्कालीन समय में उसने आक्रमण मतलब कब्जा कर लिया था। तो ये तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इन तीन बातों के अलावा और कौन कौन सी बातें हमारे यहाँ पर लागू हुई थी आपके स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष 1947 के द्वारा। दो राष्ट्रों का निर्माण हो गया, आपको पता है, दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ। दो राष्ट्र कौन से बने थे वो आपको पता होगा। एक तो बना भारत, बहुत बड़ा क्षेत्र भारत के पास में था तत्कालीन समय में, और अभी, और दूसरा बना था पाकिस्तान। पाकिस्तान में दो भाग थे आपका, एक तो पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था, माफ कीजिए पश्चिमी, ये दो पाकिस्तान हुए थे। इन दोनों पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान का आज का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, और ये जो वर्तमान का पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में कहीं न कहीं शेख मुजीबुर रहमान की मतलब उनके नेतृत्व के चलते ये आज़ाद हो जाएगा, तब बांग्लादेश बन जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान तो नल्ला है तो पाकिस्तान ही रहेगा, तो पाकिस्तान है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर भारत में और कौन कौन से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत बातें हमारे यहाँ पर जो हो गई थी, ठीक है। तो होता क्या है, वायसराय का जो पद हुआ करता था वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वायसराय जो एक ही हुआ करता था, भारत और पाकिस्तान में दोनों जगह एक ही हुआ करता था, वायसराय का जो पद हुआ करता था समाप्त कर दिया गया। वायसराय का पद समाप्त हो गया। फिर से दोनों देशों में क्या हुआ, गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। क्या हुआ, दोनों देशों में गवर्नर जनरल, अब दोनों देशों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। वो कौन कौन से गवर्नर जनरल बने हुए थे, तो पाकिस्तान में जो हुआ करते थे, पहले हम लिख लेते हैं अपने भारत के। भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। जो माउंटबेटन योजना ला रहे हैं ना, इनकी नियुक्ति होती है गवर्नर जनरल। और पाकिस्तान में जो आपके जिन्ना हुआ करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इनको गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये जो गवर्नर जनरल हो रहे हैं, इन गवर्नर जनरल की नियुक्ति कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल की, किसके द्वारा, जो ब्रिटेन का ताज हुआ करता था, ताज के द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, जो मंत्रिमंडल यहाँ पर बनाया जाता था उस मंत्रिमंडल की सिफारिश पर नियुक्त किया गया। ताज द्वारा नियुक्त की जाती थी तत्कालीन समय में। आपको दिख रहा है कि नहीं, पता चला हम लिखते ही जा रहे हैं,
वाह, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात। होता क्या है, पाकिस्तान का जो हुआ करता था, ये जिन्ना बने थे गवर्नर जनरल, क्योंकि जिन्ना ने ही बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया था भारत का, और भारत और पाकिस्तान लेने के लिए, तो उन्हें ही मतलब कहीं ना कहीं क्या बनाया गया, यहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और जो माउंटबेटन हुआ करते थे, माउंटबेटन पहले से समझदार थे, इसलिए क्योंकि भारत में बहुत सी रियासतें माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन के पक्ष में थी, उनको मिलाने का श्रेय जाता है। तो जो गृह मंत्री हुआ करते थे तत्कालीन समय में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके साथ में माउंटबेटन ने मिल करके बहुत सारी रियासतों को एक कराया था भारत में, इसलिए इनको कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल बनाने के लिए हमारे यहाँ पर सिफारिश की गई होगी, मंत्रिमंडल में लिया गया होगा, है ना। इसीलिए जरूरी भी था उनका बनना। अगर वो बन गए तो कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत सारी रियासतों को इतनी ज्यादा समस्या करने में दिक्कत नहीं आई। अब क्या होता है, प्रधानमंत्री का जो पद हुआ करता था, प्रधानमंत्री कहाँ कौन बना, आज के तो प्रधानमंत्री भगवान के समान है और जनता उनको भगवान भी मानती है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री भगवान नहीं हुआ करते थे, जनता के सेवक हुआ करते थे। तो भारत में प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे भारत में, तो इनको कहते हैं मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ये प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के प्रथम, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से थे, आपको पता है, प्रथम प्रधानमंत्री। लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कौन था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे लियाकत अली, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रधानमंत्री भी नियुक्त हो गए, समझ गए आप लोग, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। और इसमें बात क्या कही गई थी, और हम बात करते हैं आगे, कि मतलब रियासतों को मैंने बता दिया कि भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो, या तो भाई स्वतंत्र रहें अपने। और दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। उसमें पाकिस्तान में भी दो बाद में बन गए, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, फिर बांग्लादेश बन गया। अब वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, दोनों देशों में पुनः एक बार क्या किया गया, गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, और भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बन गए, और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इनको नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते भारत में, और आपके पाकिस्तान में कौन बना, लियाकत अली बने। टाइम है ना आपके पास, अभी 38 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5-7 मिनट और, फिर उसके बाद में थोड़ा सा देखते हैं हुआ क्या। उसके बाद में क्या हुआ, इस जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम था, इन दोनों, इस 1947 के अधिनियम में क्या कहा गया था कि दोनों देश मतलब कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान, भारत भी प्लस पाकिस्तान, प्लस नहीं मतलब और, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, दोनों को लिख लीजिए। दोनों देश क्या करें, संविधान सभाओं का गठन करें, मतलब अपने अपने यहाँ पर संविधान सभाएं बनाएं, दोनों देश संविधान सभा का गठन करें ताकि संविधान का निर्माण तो हो सके। तो दोनों देशों में संविधान सभा का कहीं न कहीं गठन किया गया, और कुछ पाकिस्तान को अधिकार दिए जाएंगे, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की सभा बनेगी जब। और क्या हुआ, इसी के अंतर्गत ब्रिटेन की जो संविधान सभा हुआ करती थी, या ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून हुआ करते थे, भारत पर लागू हुए थे, तब भी लागू थे ना, भारत पर और पाकिस्तान पर लागू ब्रिटिश कानूनों को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश कानूनों को भारत व पाकिस्तान पक जाएगा, इतनी बार हम इसको पाक कहेंगे, पका देंगे इसको, पका पका करके। तो क्या हुआ, भारत व पाक दोनों लोगों को जो ब्रिटिश कानूनों को समाप्त करने का अधिकार दिया गया, कहा कि तुम अपने अपने यहाँ पर ब्रिटिश कानून है, इनको समाप्त कर सकते हो।
राष्ट्रमंडल से स्वेच्छायुक्त अलग होने का अधिकार भी दिया गया। राष्ट्रमंडल स्वेच्छायुक्त, स्वेच्छा से, चाहे आप अपनी स्वेच्छा से रहें या अलग हो सकते हैं, स्वेच्छा से अलग होने का अधिकार। ये राष्ट्रमंडल क्या था, क्या किया गया, अलग होने का अधिकार दिया गया। स्वेच्छा से अलग हो सकते हैं, अगर चाहें तो आप बने रहें। राष्ट्रमंडल क्या था, राष्ट्रमंडल ब्रिटेन के कई सारे देश हुआ करते थे, उसमें ब्रिटेन की मतलब संप्रभुता एक तरह से चलती थी, उन्हीं का ये जो देश संगठन हुआ करता था वही हुआ करता था राष्ट्रमंडल। इस राष्ट्रमंडल से अगर पाकिस्तान चाहे तो वो अलग हो सकती, भारत चाहे तो अलग हो सकती। अब हुआ क्या, अब देखिए, रियासतों को मैंने आपको बता दिया, क्या बताया था, रियासतों के बारे में बता दिया था कि चाहे स्वतंत्र रहे, चाहे भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले। लेकिन यहाँ पर जो आपका 1858 में बना था भारत सचिव का पद, वो भी समाप्त हो चुका था। भारत सचिव का पद यहाँ पर जो बना हुआ था, सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसको भी कहीं न कहीं हम लोगों ने समाप्त कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जो आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था, चाहे भारत का गवर्नर जनरल हो या पाकिस्तान का गवर्नर जनरल हो, गवर्नर जनरल प्लस अन्य जो गवर्नर राज्यों में हुआ करते थे, उनको जो कार्य करना होगा वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर कार्य करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। मंत्री परिषद की सिफारिश पर कार्य करेंगे। क्या कहा, आप लोग जो है मंत्रिपरिषद की सिफारिशों पर कार्य करेंगे, इन्हीं के आधार पर जो मंत्रिपरिषद बनाई गई है उसको लागू किया गया। और जो भारत का सम्राट शब्द हुआ करता था या भारत की साम्राज्ञी शब्द हुआ करता था, उसको जो है हटा दिया गया। सम्राट या साम्राज्ञी शब्द जो है समाप्त कर दिया गया। ये जो शब्द हैं, इनको जो दोनों शब्दों को, सम्राट हो या साम्राज्ञी हो, भारत ब्रिटेन की साम्राज्ञी जो हुआ करती थी, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था ना, वो शब्द यहां से हटा दिए गए। अब क्या होता है, सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, उस समिति को भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए कहा गया। माफ कीजिए, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया। और इस समिति को क्या तय करना था, भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण। पाकिस्तान को फिर से हम पाक लिखेंगे क्योंकि पक जाए वो, पाक की सीमा का निर्धारण करने के कहा गया। क्या, सीमा निर्धारण करने के लिए, इनकी सीमा का निर्धारण करने के लिए कहा गया। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों की जो लाइन होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। समझ में आ गया, ठीक है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है, जो रेड क्लिफ लाइन है, उसको भी आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है। ठीक है,
तो दोनों देश भारत और पाकिस्तान जो है संविधान सभाओं का गठन करेंगे। दोनों को ब्रिटिश साम्राज्य जो हुआ करता था उसको समाप्त करने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रमंडल से अलग होने का भी अधिकार दे दिया गया। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और उसी के साथ में गवर्नर जनरल और मंत्रिपरिषद दोनों को, गवर्नरों को मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कार्य करने का अधिकार बताया गया। भारत से सम्राट और साम्राज्य शब्द हटा दिए गए और आपका जो साम्राज्य शब्द दोनों हुआ करते थे वो सब हटा दिए गए। और यहाँ पर क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। उस समिति के द्वारा कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया। इतना यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद में आता है 26 जनवरी 1950। भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है और पाकिस्तान अपना नल्ला बना रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, हम ही लोग घोषित करते हैं और भारत हमारा गणतंत्र बन गया। उसके बाद में होता क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त करते हैं। क्योंकि ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे थे, इन्हीं को हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनता हुआ देखते हैं, ठीक है। तो जहां तक कि हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पूरा होता है, आगे से हम बात करेंगे हम अपने भारत की संविधान की विशेषताओं पर और उन पर बात करते हुए हम आपको आगे लेकर के चलेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद और लगातार क्लास को आगे बढ़ाते रहें। लाइक कर दें अगर आपको पसंद आती है तो। थैंक यू, नमस्कार।